बात करें सिकंदर लोदी की, जिसका मूल नाम निजाम खां था। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के 9 पुत्रों में से तीसरा था, यानी उसके 9 बेटे थे, उसमें से कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी को उसके पिता बहुत ज्यादा उसको चाहते थे, पसंद करते थे। ये बात उनके कुछ भाइयों को पसंद नहीं थी, जिनका खुलासा हम लोग बाद में करेंगे, देखेंगे। तो सिकंदर लोदी की जो माँ है उसके बारे में अगर बात करें तो उनका नाम था जयबंद या जैबनद, कहीं पर जैबनद भी लिखा रहता है। तो ये सुनार पुत्री थी, यानी सुनार जाति के एक व्यक्ति की पुत्री थी। बेसिकली शी वॉज अ हिंदू। तो 1489 से 1517 तक इनकी हुकूमत रही, लगभग 28 वर्ष। इतिहासकारों के हिसाब से बहुत ही शिक्षित, विद्वान, और इनका जो शासनकाल रहा उस शासनकाल को बहुत ही समृद्ध कहा गया इतिहासकारों के द्वारा। तो इतिहासकार के हिसाब से शिक्षित और विद्वान, कुछ इसकी तुलना जो है विद्वान होने के पक्ष की अगर बात करें तो इसकी तुलना किससे की जाती है? मोहम्मद बिन तुगलक से। इनका मूल नाम क्या था? निजाम खां। इन्होंने राज्याभिषेक किया काली नदी के तट पर, ठीक है। सल्तनत काल का सबसे अंतिम, सबसे सफल व शक्तिशाली शासक। इसके बाद क्योंकि दिल्ली सल्तनत का काम ही खत्म हो जाएगा इब्राहिम लोदी के बाद, तो अंतिम सबसे सफल शासक के तौर पर कौन रहे? तो वो थे सिकंदर लोदी। निजाम खां, इनका जो इन्होंने जब राज्याभिषेक किया था ना, अभी मैंने बताया भी था, निजाम खां सिकंदर शाह इनका पूरा नाम था, मतलब इस नाम से इन्होंने राज्याभिषेक किया था। जैसे ही इन्होंने राज्याभिषेक किया, सरदारों का विरोध जाहिर हुआ, विरोध सामने आता है और गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है। कहीं ना कहीं आपस में ही साजिश, षड्यंत्र चल रहा होता है। इस बात को बहुत अच्छे से इन्होंने समझा और उसको भली भांति इन्होंने दबा भी दिया, ठीक है। चले आगे। इनके एक वजीर का नाम याद रखेंगे, मियां भुआ, ठीक है। बस इनका नाम अभी याद रखना है, बाकी हम लोग जब दिल्ली प्रशासन पे जाएंगे तो वहां पर जब स्थापत्य और ये सारी चीजें देखेंगे, वजीरों का जहां पे वर्णन होगा, वहां पर हम मियां भुआ के बारे में डिटेल से समझेंगे। इन्होंने क्या सबसे पहला काम किया? सर्वप्रथम इन्होंने जो काम किया, सत्ता पे बैठते ही अफगानी राजत्व का सिद्धांत को समाप्त कर दिया और तुर्की राजत्व सिद्धांत को अपनाया। क्योंकि अफगानी राजत्व सिद्धांत इनके पिता लेके आए थे बहलोल लोदी, और उनका मानना था कि सब बराबर है। इन्होंने बोला कि नहीं, सब बराबर नहीं है, हम इतनी भी डिप्लोमेसी कम से कम सत्ता के केस में नहीं करेंगे। सो इन्होंने अफगानी राजत्व सिद्धांत को हटाया और वही पुराना तुर्की, जो कि पूरी दिल्ली सल्तनत काल में हम पढ़ते ही आए, इनके पिताजी नया लेके आए थे, उसको भी इन्होंने हटा दिया, खत्म कर दिया। अब इनके कार्यों की बात करें, उपलब्धियों की बात करें, नीतियों की बात करें, तो सबसे पहले इनकी राजनीतिक नीतियों के बारे में, उनके उससे संबंधित जो भी काम किए वो सब हम देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की सबसे मजबूत गुप्तचर प्रणाली स्थापित की इन्होंने, ठीक है। गुप्तचर प्रणाली सबसे मजबूत, अब तक की सबसे मजबूत, यानी कि 1206 से अब तक 1517 तक की बात हो रही है। सबसे मजबूत गुप्तचर प्रणाली, बरीद नाम आपको याद होगा, ठीक है। ये हम लोग पहले वर्णन इसके बारे में बात हो चुकी है। इसके अलावा इन्होंने सैन्य संगठन जो है बहुत मजबूती से, क्योंकि इनको साम्राज्य विस्तार, अंतिम शासक है जिसने साम्राज्य विस्तार के बारे में विचार किया और उस पर अमल किया, उस पर चला। सो साम्राज्य विस्तार के बारे में अगर उसको काम करना तो सबसे पहला उसने काम किया, जो कि पहले भी हो चुका था, दाग और हुलिया प्रथा को इसने शुरू किया सैनिकों के केस में, सेना के केस में। इसको बलबन और खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का मिश्रण भी कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। तुलादान पद्धति पुनः लागू किया इसने,
ठीक है। इसके अलावा इसने जौनपुर को इनके पिता ने भी जीत लिया था शर्की साम्राज्य से, याद होगा 1484 में। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट था मामला। जौनपुर को इन्होंने सिर्फ जीता नहीं, उसको बिल्कुल दिल्ली में भी मिला लिया। उस वक्त वहां के शासन में कौन था? तो बारबक शाह, ठीक है। और ये अपने ही थे, कोई बाहर के नहीं थे। तिरहुत बिहार विजय उस समय की सबसे सेंसेशनल विजय थी, बहुत ही बड़ी विजय थी। उस वक्त बहुत बड़ी जीत माना जाता था इसको तब तक के इतिहास में। इसके अलावा जो राजपुताना था, वो जो आज का राजस्थान है, वो सर्वाधिक मजबूत था। राजपूत सबसे ज्यादा ताकतवर थे क्योंकि वीर थे, बहादुर थे, ऐसा आपने सुना होगा उनके बारे में, ठीक है। तो वो रास्ते का रोड़ा थे और उनको हटाने के लिए इसने आगरा नामक शहर बसाया 1504 में। ये डेट याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 20 बार पूछा जा चुका होगा। अगर आप घटना चक्र वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक। आगरा इसने कब बसाया? तो 1504 में यमुना नदी के तट पे। कहां पे बसाया भैया? यमुना नदी तट पे इसने बसाया। और इसको इसने राजधानी कब बनाया? 1506 में, ठीक है। कभी भी शासक जो होते हैं ना, वो अपनी सुविधा के अनुसार राजधानियों को चेंज करते रहे। हमने दिल्ली सल्तनत में जो है कई बार देखा है ना, तो अपनी सुविधा नहीं। यहाँ पर इसका एक राजनीतिक कारण था और दूरंदेशी थी। दूरंदेशी को क्या बोलेंगे? मतलब दूरदृष्टि वाला शासक था ये, विद्वान था, तो जाहिर है कि आगे का भी देख पाता था। और इसने जो है राजधानी के तौर पे आगरा को कब स्टार्ट किया? तो 1506 में। कारण क्या था? जो राजपूत थे, जो राजपुताना था, उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आगरा और राजस्थान में जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो ये इसकी राजनीतिक उपलब्धियां या कार्य या नीतियां, उनमें आप इसको कर सकते हैं। इसने अंतिम दिल्ली का शासक जिसने दिल्ली सल्तनत को, मतलब जो उसका साम्राज्य, मतलब जो साम्राज्यवादी नीति थी, वो अंतिम बार आपको देखने को मिलती, जबकि इब्राहिम लोदी में ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके समय पे परिस्थितियां कुछ और थी। आर्थिक नीतियों की बात करें, ठीक है, या उपलब्धियों की बात करें, तो इसने तांबे का टंका जारी किया। जबकि हम लोग टंका जो है वो इल्तुतमिश के जमाने में ही देखा हमने, ठीक है। भू मापन हेतु, यानी जमीन नापने के लिए इसने गजे सिकंदरी की शुरुआत की। गजे सिकंदरी जो है एक भूमापन के लिए पैमाना था, गजे सिकंदरी इतना सटीक था उस कालखंड में कि जब से लागू किया गया तो 31 वर्षों तक तो ये अमल में ही रहा, यानी इस पर ही नपाई जोकाई का काम इसी पे होता था। और शेर शाह सूरी के जमाने में भी गजे सिकंदरी का प्रयोग किया गया। अकबर के जमाने में भी गजे सिकंदरी का जो है प्रयोग किया गया। हाँ, बाद में 1586 में गजे इलाही की शुरुआत की है किसने? अकबर ने, जो कि हम लोग मुगल काल में पढ़ेंगे। 1586, इसका थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 1586 ही है, ठीक है। इसके अलावा जो खाद्यान्न थे, खाद्यान्न यानी अनाजों पर इसने चुंगी और ज़कात दोनों ही खत्म कर दिए, यानी टैक्स लेना खाद्यान्न पर इसने बंद कर दिया। मुफ्त भोजन केंद्र खोले इसने, गरीबों को मुफ्त भोजन देने के लिए। जैसे अपना आजकल स्कूल वगैरह में मिड डे मील चल रहा है, तो पहले ये मुफ्त भोजन का इसने प्रावधान किया और उनके लिए इसने बहुत सारे केंद्र खोले। हिसाब किताब के लिए, लेखा जोखा के लिए इसने लेखा परीक्षण केंद्र खोले, जिसको आप ऑडिट करना जानते होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसने जो है अगर हम धार्मिक नीतियों की बात करें तो मैंने बताया कि अपने पिता के बिल्कुल अपोजिट था। इनके पिता के बारे में कहा जाता है कि वो टॉलरेंट थे, सहिष्णु थे, जबकि ये असहिष्णु है या कट्टर है। इतिहासकार इसको बहुत उदार भी बोलते हैं।
एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो वहां पर एक शब्द मिलेगा आपको, उदार। ठीक है, बहुत उदार भी थे। ठीक है, इन्होंने थोड़ा ये इनके बारे में कहा जाए तो ये कट्टर थे, यानी कि फंडामेंटलिस्ट थे, यानी कि जो मूल सिद्धांतों को ना छोड़े वो फंडामेंटलिस्ट होता है। क्योंकि तैमूर के बाद जो है मुहर्रम और ताजिया ये कार्यक्रम शुरू हुए भारत में पहली दफा, उसको इसने प्रतिबंधित कर दिया पूर्णतः, इसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया। इसके अलावा मुस्लिम औरतों का मजार पे जाना, जो कब्र होती हैं वहां पर जाना प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि जो इस्लाम का जो इस्लामिक लॉ है, शरिया है, उसमें इन तमाम चीजों की कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटलिस्ट थे। सो इस लिहाज से इन्होंने मजार को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, अन्य उपलब्धियों की बात करें तो गुलरुखी उपनाम से इन्होंने फारसी कविताएं लिखते थे। ठीक है, और फारसी भाषा के विद्वान भी कहे जाते हैं। ये शायद मैंने इसके पहले नहीं बताया था, लिख लीजिएगा, फारसी भाषा के विद्वान भी कहे जाते थे। कुतुब मीनार, जिसको हम लोग पहले भी बात की है हम लोग, और अभी जब स्थापत्य कला और ये सब चीज देखेंगे दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत, तो वहां पर भी कुतुब मीनार के बारे में डिटेल में फिर से मैं बता दूंगा, मरम्मत करवाने का काम किया। और इससे संबंधित कितने हो गए, शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश आए, फिर फिरोज शाह तुगलक आए, और अंत में कौन आया, सिकंदर लोदी। तो ये कम से कम ये 4 शासकों का नाम आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तिब ए सिकंदरी या फरंग ए सिकंदरी नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ, एक आयुर्वेद ग्रंथ होता था, उसका जो इन्होंने ट्रांसलेशन कराया, अनुवाद कराया, उसको तिब ए सिकंदरी या फरंग ए सिकंदरी कहा जाता है। हालांकि तिब मतलब डॉक्टर से ही है, मेडिकल टर्म कह लीजिए अरबी में। ठीक है, सो डॉक्टर तिब। ठीक है, आगे अगर बात करें, लज्जते सिकंदरी एक संगीत ग्रंथ है जो इनके जीवन काल में लिखा गया संगीत ग्रंथ है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, बट एक बात है, शहनाई सुनने के बहुत शौकीन थे ये। ठीक है, शहनाई सुनने के बहुत शौकीन थे। इनके बारे में कहूं, सबसे अंत में अगर मैं कहूं तो ये गले के बीमारी के कारण इनकी मृत्यु, गले की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु 1517 में हो जाती है। सो एनफ है इतना।